क्या थर्ड फेज़ के वोटिंग कंप्लीट होने के बाद क्या बीजेपी अपना जो 2017 का जो उनका सीट था वो उसको बरकरार रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, या उससे कम होगी या ज़्यादा होगी जितना उसको सीट 2017 में मिला था, या समाजवादी पार्टी जो उसको मोमेंटम फर्स्ट और सेकंड फेज़ में मिला वो क्या थर्ड फेज़ में भी जारी है। इन सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा फर्स्ट थर्ड फेज़ का इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद आज अपनी इस वीडियो में कि किसको कितनी सीटें मिल रही है, जो ग्राउंड से रिपोर्ट से आ रही है, जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज थर्ड फेज़ का इलेक्शन कंप्लीट हो गया है। आज 16 डिस्ट्रिक्ट पे वोट पड़ी हैं और 59 कॉन्स्टिट्यूंसी पे वोट पड़ा है। और ये 59 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, असेंबली सीट्स जो हैं, ये थ्री डिफरेंट फ्लेवर को मिल करके बना है। एक तो आप 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो यादव बेल्ट बोला जाता है, जिसको आलू बेल्ट भी बोल सकते हैं, यादव एरिया को बोला जाता है। फिर से उसमें बुंदेलखंड का एक फ्लेवर है, बुंदेलखंड के से भी 13 सीट से आती है, और जो कानपुर देहात और कानपुर नगर की भी सीट से हैं। तो 3 डिफरेंट फ्लेवर मिलकर के ये 59 असेंबली सीट्स बनी है जो 16 डिस्ट्रिक्ट पे सीमित है। मैं आपको अपने इस पूरे वीडियो में बताऊंगा कि आखिर किसको किधर वोट, कितना क्या मुद्दे रहा, किसको किस एज है और किसको चांसेस है जीतने का, और किसको कितनी सीटें मिल रही हैं इस थर्ड फेज़ में। चलिए सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं 2012 में क्या हुआ था। 2012 में के 59 सीट्स पे जो वोटिंग हुई थी असेंबली की, उसमें क्या हुआ था। देखिए, बीजेपी को 8 सीट मिला था और 17.4% वोट मिला था। याद रखिएगा कितना, 17.4%, 17.4% वोट मिला था। मैं बार बार कह रहा हूँ, 17.4% वोट मिला था। और इस समाजवादी पार्टी को 37 सीट्स मिली थी और 32% उसको वोट मिला था। कांग्रेस को 3 सीट्स मिली थी, 12.5% वोट मिला था। बीएसपी को 10 सीट से मिली थी, 26% वोट मिला था। अदर्स को 1 सीट मिली थी और 11.8% वोट मिला था। मैंने बीजेपी के वोट परसेंटेज को जानबूझ के आपको बताया, 2-3 बार रिपीट किया, ताकि मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा बाद में आके क्यों मैंने ये कहा। अब हम आते हैं 2017 के वोटिंग परसेंटेज पे और सीटों पे। 2017 में बीजेपी ने इन 59 सीटों में से 49 सीट्स जीता था। 49 सीट्स बीजेपी ने जीता था। अब इसमें वोटिंग परसेंटेज देखें तो 44% वोट परसेंट हो जाता है बीजेपी का। जहां 2012 में उसको 17.4% वोट मिला था, अब वो बढ़ करके 44% हो जाता है, यानी 26 पॉइंट उसको इंक्रीज़ उसका वोट होता है, वोट परसेंटेज बढ़ता है। ये जो देखिए, किसी भी बीजेपी 2012 में अपने सबसे बुरे दौर बुरे दौर में से एक दौर में थी, तो उसको 8 सीट मिला था और 17.4%। इसका मतलब उसका एक्चुअल वोटर जो था, एक्चुअल वोटिंग परसेंटेज जो है, बीजेपी को एक्चुअल सपोर्टर जो थे वो 17% से 18% के बीच में थे, तो उन्होंने उनको वोट किया था। लेकिन 2017 में वो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये टूटा कहाँ से? ये टूटा समाजवादी पार्टी से, ये टूटा कांग्रेस के वोटर्स, ये टूटे बहुजन समाजवादी के वोटर्स, और ये टूटे अदर्स से। अब देखिए कैसे बीजेपी को 2017 में 59 सीट्स और 49 सीट्स मिलता है 44% वोट के साथ। कांग्रेस और एसपी अलायंस मिलकर के इलेक्शन लड़ी थी, 9 सीट्स मिलता है और 30% वोट परसेंटेज। देखिए, समाजवादी पार्टी जब अकेले लड़ी थी 2012 में, उसको 32% वोट मिला था और कांग्रेस को 12.5% वोट मिला था। तो इन दोनों को मिला दें तो मिलाने पे आपको बनता है, आपको 44% के आसपास, 45% के आसपास इनका वोट परसेंटेज बनता है। लेकिन जब 2017 में ये दोनों कम्बिनेशन आती हैं तो 14% सीधा घट जाता है। ये 14% शिफ्ट हुआ था बीजेपी की तरफ, याद रखिएगा। इसलिए मैंने जानबूझ के बोला था कि ये फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, ये शिफ्ट कर गए थे बीजेपी की तरफ। बहुजन समाज पार्टी जो 26% वोट था 2012 में, वो घट के 20% पे आता है, यानी कि वहाँ से भी 5% से 6% घट कर टूट करके बीजेपी की तरफ गया था। और अदर्स को जो 11% वोट मिला था, लगभग 12% के आसपास, वो घट के 5% हो जाता है, यानी कि उसमें से भी टूट करके बीजेपी को मिल करके 2017 में 44% उसको वोट मिला था। यानी वो बीजेपी के ये एक्चुअल वोटर्स नहीं थे, ये फ्लोटिंग वोटर्स थे, जो किसी मोबिलाइजेशन की वजह से या ध्रुवीकरण की वजह से ये एक तरफ जाकर के बीजेपी को वोट दिया था इन्होंने। क्या इस बार भी ऐसा होता हुआ दिख रहा है? नहीं, ग्राउंड पे ऐसा होता हुआ उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन है ये चीज़ कुछ एरिया में तो दिख रहा है, लेकिन हर एरिया में ये चीज़ नहीं दिख रहा है। अब हम आते हैं, बात करते हैं आखिर वोटिंग पैटर्न इस बार वोट कैसे पड़ा है,
किन मुद्दों पर पड़ा है। देखिए बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, संक्षेप में बताऊंगा। यादव बेल्ट में जो यादव एरिया बेल्ट है, जो 8-9 जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जो है आलू किसान जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनको आवारा पशु से बहुत ज़्यादा परेशान है। इस पे वो सबसे ज़्यादा वोटिंग जो उनका ये रहा। जब उनसे मुद्दा पूछा गया कि आप किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमें रात रात भर जगना पड़ता है और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है हमको, तो इस वजह से वो इस पैटर्न पे उन्होंने वोट किया। एक दूसरा चीज़, वो अखिलेश यादव का गढ़ है और मुलायम सिंह का गढ़ है। इस वजह से आप देखेंगे कि मुलायम सिंह को भी इस फेज़ में अखिलेश यादव ने जानबूझ के वो लेकर के आया था कि इमोशनल कनेक्ट हो, और शिवपाल यादव भी को भी लेकर के आया उन्होंने, ताकि एक फैमिली जो 2017 में टूट गई थी, उसको फिर से यूनाइट करके उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की, देखिए हम लोग यूनाइट है, आप लोग हमें वोट करिए। तो यादव बेल्ट में उन्होंने ये चीज़ काम किया, वो चीज़ असर दिखा भी है वोटिंग में। तो ये 8-9 डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। यादव फिर भी टूटे हैं, लेकिन जैसा 2017 में के इलेक्शन में मुझे ऐसा लगा कि 55% के आसपास यादव तो अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन 45% के आसपास वोट वो टूट करके वो बीजेपी को उन्होंने सपोर्ट किया था। जो 15 से 20% वो रिटर्न बैक हो गए हैं, यानी 70% के आसपास, 65 से 70% के बीच में यादव अभी अखिलेश यादव को उन्होंने सपोर्ट किया है अभी थर्ड फेज़ में। लेकिन अभी भी 30% वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट किए हैं। एक और चीज़, ये जो इलाका है, ये इलाका में आप गौर करेंगे, इस इलाका में समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। महादल एक दल है, महादल एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ द स्मॉल दलित जो छोटे छोटे जो कास्ट हैं उनके हैं, जैसे मौर्य हो गए, शाक्य हो गए, सहनी हो गए, बघेल हो गए, इन लोगों को मिला करके एक दल बना, महादल। इनके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। इसमें से कुछ जैसे सहनी अभी भी वो बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन मौर्य टूटे हैं, शाक्य टूटे हैं, बघेल बहुत हद तक टूटे हैं। ये टूट करके समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने वोट किया है ये इस एरिया में, यादव जो बेल्ट जिसको बुलाया जाता है। तो इस वजह से यहाँ से इनको समाजवादी पार्टी को अच्छा खासा फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। अब हम आते हैं आपको बुंदेलखंड के इलाका में। बुंदेलखंड में याद रखिए टोटल 19 सीटें हैं, जिसमें 13 सीटों पे अभी वोटिंग हुई है। इन 13 सीटों में आपको पिछले बार बीजेपी ने 13 का 13 सीट जीता था 2017 में। क्या इस बार भी वैसा है? इस बार भी मोरलेस वही है खेल जो 2017 में था। इस बार भी बीजेपी अच्छा करती हुई दिख रही है बुंदेलखंड में, समाजवादी पार्टी से काफ़ी ज़्यादा आगे है बुंदेलखंड के एरिया में, और अच्छा करती हुई दिख रही है बुंदेलखंड में। 13 सीट तो नहीं जीतेगी, लेकिन 10 से नीचे भी नहीं आ रही है बुंदेलखंड में। ये चीज़ मेरा जो आकलन है उसके हिसाब से 8 से 9 से 10 की सीट के अराउंड बुंदेलखंड में बीजेपी को आराम से आ रहा है। अब हम आते हैं कानपुर नगर, कानपुर जो नगर है और कानपुर जो देहात है उसमें। कानपुर देहात में देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें देखने को मिला है इस बार वोटिंग पैटर्न में, कि लाभार्थी का सवाल बहुत ज़्यादा उठा है कानपुर इसमें, कि जो लाभार्थी जिसको 5 केजी अनाज जो मिला है, उसमें से भी जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उनको 5 केजी जो अनाज मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। उसके लिए वो योगी आदित्यनाथ को वो वोट कर रहे हैं, बीजेपी को वो वोट कर रहे हैं, ये कंफर्म है। लेकिन कुछ ऐसे हैं और अच्छा खासे तादाद में वो लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 5 केजी से मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है, वो नहीं, इसकी वजह से वो लोग परेशान हैं काफ़ी। तो वो उस चीज़ को फ़ायदा बोले कि ये चीज़ इंडिया के पैसों से दिया जा रहा है, कोई योगी आदित्यनाथ अपने घर से नहीं दे रहे, उनका परसेप्शन था। तो इसमें 2 डिवीज़न हैं। जो लाभार्थी है वो ये कह रहे हैं, जो बहुत लोअर हैं, जो उनके 5 केजी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो कह रहे हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के साथ हैं उस चीज़ों पे। लेकिन कुछ जो है, जो उनको अनाज मिल रहा है फिर भी वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि ये एक फ्री का चीज़ है, इससे कभी भी बंद हो सकता है, और हमारे बच्चों को अगर रोज़गार, शिक्षा और ये सारी चीज़ें मिली तो हम खुद ये सारा चीज़ कर सकते हैं। इस पे भी हुआ है। तो ये कानपुर में देखा गया। कानपुर में स्टूडेंट का
और कहीं भी मसला नहीं नज़र आया हमको, ना ज़्यादा यादव बेल्ट में नज़र आया, ना बुंदेलखंड में उतना नज़र आया, लेकिन कानपुर नगर और कानपुर देहात वाले इलाका में काफ़ी ज़्यादा नज़र आया है। जो खबरें आ रही हैं स्टूडेंट को लेकर के, स्टूडेंट की समस्या, बेरोज़गारी का मुद्दा सबसे हावी जो वोटिंग पैटर्न हुई है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से हुआ है। कानपुर में कहीं ना कहीं बेरोज़गारी का मुद्दे पे वोटिंग हुई है और काफ़ी स्टूडेंट जो हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो अखिलेश यादव के सपोर्ट में दिखे हैं। बीजेपी से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और उन्होंने अखिलेश यादव को सपोर्ट किया है कानपुर के इलाका में। तो ये सारी चीज़ें जो एनालिसिस है इसके हिसाब से तो ये लगता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं बीजेपी और इसके बीच में। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे जोड़ता चलूँ और बताता चलूँ, और जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है बीजेपी के पर्सपेक्टिव से, अगर बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज इंक्रीज़ होता है, जो 2017 में उनको 20% आया था, अगर वो बढ़ करके 22% हो जाता है तो बीजेपी की सीटें घट जाएगी, याद रखिएगा। मैं आपको जब प्रेडिक्शन बताऊंगा उस वक्त बताऊंगा। और बहुजन समाजवादी पार्टी का अगर वोट डिक्रीज़ होता है तो बीजेपी की सीटें बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो जो मैंने कहा लाभार्थी वाली बात, कि जो बहुत गरीब है, जिसको 5 केजी अनाज मिल रहा है, और अनाज भी एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ दूँ, 60% लोगों को, 65% लोगों को अनाज मिल रहा है ग्राउंड पे, ये चीज़ फैक्ट है। और इसमें ऐसे लोग भी हैं 30 से 35% जिनको अनाज नहीं मिल रहा, जो बहुत गरीब है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग भी हैं। तो वो तो खैर बीजेपी, लेकिन 65% जो ऐसे हैं उसमें से भी डिवाइडेड है और ज़्यादातर उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। चलिए, मैं अब जब सीट प्रेडिक्शन बताऊंगा तो बीएसपी का जो फैक्टर है मैं वो आपको समझाता हूँ कि आखिर क्या है। मेरे हिसाब से इस बार के इलेक्शन में अभी का जो थर्ड फेज़ का जो हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी को 27 से 30 सीट्स मिलेगा। अभी अगर बीएसपी फैक्टर को मैं रोकूं तो समाजवादी पार्टी को 27 से 31 सीट्स, यानी ऑलमोस्ट इक्वल सीट्स की चांसेस हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। एक सीट इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ, क्योंकि वो स्टूडेंट फैक्टर कानपुर एरिया में ज़्यादा हावी है, जो न्यू वोटर्स हैं, और कहीं ना कहीं उसके वजह से उसके पेरेंट्स भी परेशान हैं, जो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने वो कहा कि मेरे रोज़गार और ये सारी चीज़ों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर हो सकता है। तो एक सीट इस वजह से मैं ज़्यादा समाजवादी पार्टी को दे रहा हूँ। बीएसपी को 2 से 3 सीट्स के आने की उम्मीद है इस एरिया में। ये 59 सीट्स पे, कांग्रेस को 1 से 3 सीट्स, अदर्स को 0 से 1 सीट। अब हम आते हैं बीएसपी फैक्टर पे। बीएसपी फैक्टर अगर 2% इंक्रीज़ कर जाता है बीएसपी की जो जैसे 20% 2017 में था, अगर वो बढ़ करके 22 हो जाता है तो बहुजन समाज पार्टी का सीट प्रोजेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी को सीट में ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, 3 से 4 सीट्स, 3 से 5 सीट्स के आसपास मिलेगा। और क्या कहते हैं उसको, बीजेपी का सीट्स घट जाएगा, बीजेपी का सीट घट जाएगा। लेकिन अगर बहुजन समाजवादी पार्टी का 2% वोट और घट जाता है और 20 से घट करके 2017 में जो 20% था वो घट कर करके अगर 18% पे आ जाता है बहुजन समाजवादी पार्टी का, बीएसपी का, तो बीजेपी की सीट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। ये बढ़ जाती है 38 सीट्स के अराउंड आसपास बीजेपी पहुंच जाएगी, 38 सीट्स, और समाजवादी पार्टी घट करके 20 सीट से 22 सीट्स के बीच में आ जाएगी। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन। कांग्रेस वो 1 से 2 सीट्स के और अदर्स ये हैं। तो ये मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है जाटा वोट तो है उसके साथ, क्या गैर जाटा वोट उसके साथ मिल रहे हैं, जो मैंने कहा शाक, सहनी, मौर्य, ये सारी चीज़ें अगर बीजेपी को चली जाती है, मिल जाती है, तो बीजेपी की सीट्स एकाएक बढ़ करके वो 38 से 40 तक चली जाएगी, और समाजवादी पार्टी की घट कर करके 20 से 22 सीट्स के आसपास आ जाएगी। जो मैंने अपना पहले प्रेडिक्शन में बताया था कि बीजेपी को 27 से 30 सीट्स, एसपी को 27 से 31 सीट्स, बीएसपी को 2 से 3 सीट। इसका मतलब ये है कि इस बार के थर्ड फेज़ में जीत की जो मार्जिन है वो बहुत कम होगी, 10,000 के अंदर में होगी, और काफ़ी टफ फाइट है। और एक तरह से ये देखा जाए तो ये फेज़ बहुत हद तक क्लोज नेक टू नेक फाइट वाला है, और कुछ भी हो सकता है। ये एक प्रेडिक्शन है, आपका जो प्रेडिक्शन है ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।